So, good afternoon, everyone. Am I audible? जी भाई ऑडियो लो। Thank you. Uh, a very good afternoon to everyone. So, today we are going to discuss about the latest amendment which is being made by the Government of India in the Income Tax Act with respect to the changes that has been done for the benefit of the business of MSME. ये वेबिनार जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज विल बी इन अ मिक्स काइंड ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो होपफुली एवरीबडी विल बी कंफर्टेबल इन दिस. तो
I welcome you all in this webinar of 1 hour. और ये है जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है कि दिस वेबिनार इज फॉर द MSME, बट बिलीव मी दिस वेबिनार इज फॉर एवरीवन, फॉर एवरी बिजनेसमैन हु इज इवन नॉट MSME बट हु इज डीलिंग विद MSME, जो खुद MSME नहीं है लेकिन या तो उसका बायर MSME है या उसका सेलर MSME। तो ये उनके लिए भी रेलेवेंट है, चाहे वो कंपनी बड़ी हो या छोटी हो। तो जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर मार्केट में पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ज्यादा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है डिस्कशन का। और उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और ये दिक्कतें जो MSME हैं सिर्फ उनको ही नहीं आ रही, जो नॉन MSME है उनको भी आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से हम जो गवर्नमेंट को अपने इनकम टैक्स पे करते हैं उसको इम्पैक्ट करेगा, और न सिर्फ इनकम टैक्स को इम्पैक्ट करेगा बल्कि हमारे बिजनेस करने के तरीके को भी इम्पैक्ट करेगा। जो हम मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं MSME से या नॉन MSME से, उनसे हम कैसे डील करेंगे फ्यूचर में, उसको भी वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो सेक्शन है ये पिछले साल से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हुआ है, जो लास्ट ईयर के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस साल ये फुल्ली एप्लीकेबल है। इस सेक्शन के बारे में बड़े सारे र्यूमर्स रहे, पिछले कई महीनों से चर्चाएं चल रही हैं, न्यूज़पेपर में भी आया है, टीवी में भी आया है कि भाई इस सेक्शन को लेकर क्या गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन करने की तैयारी कर रही है। लेकिन बीइंग द इलेक्शन ईयर और सिंस इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द MSME जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड। आज 30 मार्च है और कल ईयर एंड हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इसके और कोई फर्दर पोस्टपोनमेंट की कोई भी संभावनाएं नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस इट इज एप्लीकेबल, तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये MSME होते कौन है। ये MSME कौन होते हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है। सबसे पहले इस डेफिनेशन पे मैं आऊं उससे पहले मैं आपको बस 1 मिनट के लिए क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूं कि ओवरऑल क्या है। वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सॉरी, ओवरऑल एजेंडा क्या है। ओवरऑल एजेंडा ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं जिनकी वजह से हम लोग अभी तक जो बिजनेस करते थे वो कुछ इस तरीके से करते थे कि हमने किसी भी पार्टी से माल खरीदा, और माल खरीदने के बाद में या हमने किसी भी पार्टी से सर्विसेज ली और उसको हम पेमेंट आराम से करते थे। ये बायर और सेलर के बीच में डिसाइड भी हो जाता था कि भाई पेमेंट आप 1 महीने बाद करिए या 2 महीने बाद करिए या 3 महीने बाद करिए, और इसमें बायर और सेलर को कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ये वो एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स चल रहे हैं। तो समरी ये है कि जब कभी भी ऐसी कोई खरीद होती थी या ऐसी कोई बिक्री होती थी, तो जो खरीदार है उसको अगर बायर को पेमेंट, उसको अगर सेलर को पेमेंट डिले से भी करना है, देर में भी करना है, तो इससे जो बायर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक मिस्टर ए ने, जो कि सेलर है, मिस्टर बी को जो कि बायर है उसको माल बेचा, तो अब मिस्टर बी उसके बदले में मिस्टर ए को 1 लाख रुपए की पेमेंट करेगा क्योंकि माल 1 लाख का है। अब अगर ये पेमेंट वो नहीं भी कर रहा है तो भी मिस्टर बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये दिखाएगा कि उसे मिस्टर ए को 1 लाख रुपए देना है और ये उसका खर्चा है। तो जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से वो 1 लाख रुपए माइनस हो जाए। भले वो मिस्टर ए को पेमेंट अभी करे, बाद में करे, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना भी करे, तो भी वो खर्चा अपना क्लेम करेगा, और वो खर्चा क्लेम करने से उसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो गई। लेकिन ये रूल्स ये कह रहे हैं कि अगर आपने मिस्टर ए को पेमेंट नहीं की, एक्चुअल पेमेंट नहीं की, और मिस्टर ए MSME है, तो उस केस में आपको इस 1 लाख रुपए का खर्चा ही नहीं मिलेगा। और अगर खर्चा नहीं मिला तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, हमारे पास में बिल तो होगा, माल तो होगा, हमें पेमेंट करनी भी है, लेकिन अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो एक्चुअली ये होने वाला है कि वो खर्चा हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिलेगा नहीं,
इफेक्टिवली इससे क्या होगा, मेरी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी और इस इनकम के बढ़ने की वजह से मुझे गवर्नमेंट को एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये अभी की बात है, इसी ईयर में होने वाला है। यानी कि इस ईयर के जो रिटर्न्स हम लोग 31 जुलाई को फिल करेंगे या जो रिटर्न्स हम लोग 30 सितंबर तक फिल करेंगे गवर्नमेंट को, वो सारे रिटर्न्स में अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो वेबिनार है आज का, ये इसी टॉपिक के बारे में है कि किस तरीके से हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटीज को मिटिगेट कर सकते हैं, ये जो हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है उसको कैसे बचा सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये कौन से लोग हैं जिनको एमएसएमई कहा जाता है। तो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन, एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट किस तरीके से दे रही है वो आपके सामने यहां पे दे रखी है कि ये जो एमएसएमईज होते हैं दे आर द मैन्युफैक्चरर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में होने चाहिए। ये 3 कैटेगरी के हो सकते हैं एमएसएमई, पहला माइक्रो, दूसरा स्मॉल, तीसरा मीडियम। जो माइक्रो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट तय की गई है कि 1 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट करेगा या और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर होगा उसको हम लोग माइक्रो कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर होता है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो उस केस में वो स्मॉल कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर किसी का टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड कर गया या उसका इन्वेस्टमेंट इनटू द प्लांट मशीनरी 10 करोड़ को एक्सीड कर गया तो फिर वो मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा। और मीडियम कैटेगरी की भी लिमिट है, अगर ये इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ को क्रॉस कर गया या टर्नओवर 250 करोड़ को क्रॉस कर गया तो वो मीडियम से भी बाहर हो जाएगा। तो अगर वो मीडियम से भी बाहर हो गया इसका मतलब अब वो किसी भी तरीके से एमएसएमई नहीं है। तो अब यहां पे थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है। इस इन्वेस्टमेंट का मतलब है ओनली इन्वेस्टमेंट इनटू द प्लांट मशीनरी। यानी कि आपने फर्नीचर में क्या पैसा लगाया, आपने बिल्डिंग में क्या पैसा लगाया, आपने जमीन में क्या पैसा लगाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली इन्वेस्टमेंट इनटू द प्लांट मशीनरी। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट भी हर साल ऊपर नीचे होता रहेगा। क्योंकि आज हमने बिजनेस जब शुरू किया तो मेरी मशीनरी हो सकता है 1 करोड़ की हो सकता है आज से 2 साल बाद मैंने 1 करोड़ की और मशीनरी खरीद ली। उसी तरीके से टर्नओवर भी मेरा हर साल का अलग अलग होगा। तो ये एमएसएमई में गवर्नमेंट पोर्टल पे जो जहां से एमएसएमई डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन किया जाता है ये हर साल गवर्नमेंट पोर्टल पे अपडेट होता रहता है। गवर्नमेंट का जो पोर्टल है जहां से ये एमएसएमई को रजिस्टर किया जाता है उसको बोलते हैं उद्योग आधार। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन 3 तरीके की कैटेगरी में होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम गवर्नमेंट के डिफाइंड कैटेगरी है। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है, और एक और है यहाँ पे जो लिखा नहीं है वो है ट्रेडिंग। यानी कि अगर हम सिंपली सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो भी हम एमएसएमई कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन वो ट्रेडर वाली कैटेगरी यहां पे इस वजह से नहीं लिखी है क्योंकि जो एमएसएमई सिर्फ ट्रेडर हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। जो केवल ट्रेडर हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं और वो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है वो एमएसएमई कहे जाएंगे। यहां पर एक बात और मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, जो लोग माइक्रो स्मॉल के बाद में मीडियम में हैं उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि वो एमएसएमई तो हैं लेकिन मीडियम कैटेगरी में आने के बाद में उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एमएसएमई इस माइक्रो अगर है या स्मॉल है तभी इस रूल के अंदर कवर हो रहा है, अदरवाइज नहीं। ट्रेडर वो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो माइक्रो है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो टर्नओवर जो यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है जैसे मैंने यहाँ पे नीचे दे भी रखा है कि इस टर्नओवर के अंदर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर कोई होगा वो इस टर्नओवर लिमिट में काउंट नहीं होगा। ये जो 5 करोड़ 50 करोड़ का टर्नओवर है इसमें हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर हटा के इसे काउंट करना होगा। और जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो लेटेस्ट क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी
जो हमारी डेप्रिशिएटेड मशीनरी की WDV होगी उसको इस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिए लिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन सब चीजों से लेकर या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम लोग सेशन क्लोज करेंगे उस टाइम पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उस टाइम पे हम लोग आपकी सारी क्वेरी डिस्कस करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर किया जाएगा। तो होपफुली एट दिस पॉइंट इट इज वेरी मच क्लियर कि ये जो आगे का टॉपिक है ये किन लोगों के लिए, या ये जो MSME जिनके लिए ये रूल बनाया गया है उसमें कौन कौन से लोग कवर हो रहे हैं। ओनली माइक्रो एंड ओनली स्मॉल, और माइक्रो और स्मॉल में भी वो जो मैन्युफैक्चरर हैं और सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इन्वेस्टमेंट विल बी चेक्ड फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू ली जाएगी प्लांट मशीनरी की, उसी को आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट माना जाएगा उस साल के लिए। और टर्नओवर चूंकि हर महीने GST पोर्टल पे अपडेट होता है, तो ये जो टर्नओवर GST पोर्टल पे अपडेट हो रहा है यही टर्नओवर आपका उद्यम आधार पोर्टल पे भी अपडेट होता रहेगा, और उसी को काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग कि आप MSME कैटेगरी में हैं या नहीं है। सेकेंड, हाउ टू चेक कि इफ अ पर्सन इज MSME और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा जिससे हम सामान खरीदने जा रहे हैं वो MSME है या नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत में मैंने जो एग्जांपल लिया कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सामान खरीदा, तो जब वो उसकी दुकान पे गया या जब वो उसके शोरूम पे गया सामान खरीदने के लिए, तो उसे उसे कैसे पता चलेगा कि ये आदमी जिससे मैं सामान ले रहा हूं, जिसको मुझे पेमेंट करना है, वो MSME है भी या नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया क्या है कि आप सामने वाले से MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, जिसको बोलते हैं उद्योग आधार नंबर। और ये उद्योग आधार नंबर ऑनलाइन डाल के गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर चेक किया जा सकता है कि ये वैलिड है, कब का है, कब अपडेटेड है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पहला जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो ये कि भाई आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे भी देते हैं, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अगर कुछ चीजें अपडेटेड नहीं है, तो फॉर सेफर साइड ये हमेशा सजेस्ट किया जाएगा कि ईयर एंड से पहले आप क्या करें कि 31 मार्च से पहले या जिस टाइम पे आप डील कर रहे हैं उस टाइम पे आप उनसे एक डिक्लेरेशन मांग सकते हैं कि आपका टर्नओवर क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट इनटू द प्लांट मशीनरी क्या है, क्या आप MSME के अंदर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक डिक्लेरेशन, ऑल्दो गवर्नमेंट ने इसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, लेकिन ये फॉर्मेट हमारे पास में अवेलेबल है। वी कैन शेयर दिस फॉर्मेट टू यू एज वेल। तो ये फॉर्मेट अगर हम अपने सेलर को देते हैं और हम कह सकते हैं कि भाई पेमेंट करने से पहले आप ये फॉर्मेट हमें फिल करके दीजिए, ओनली देन वी विल डील विद यू, सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि हम जिससे डील करने जा रहे हैं वो इस रूल्स के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन सेक्शन 43B क्लॉज H। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 43B है ये बहुत पुराना सेक्शन है, ये कोई नई चीज नहीं है। अकाउंटिंग सिस्टम में दो तरीके की सिस्टम फॉलो होते हैं, जिसको एक बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम और दूसरा होता है पेड सिस्टम। हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादातर जगह 99% केसेस में या उससे भी ज्यादा जगह अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, कुछ केसेस को छोड़कर। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर आपने किसी से कोई सामान खरीदा या आपने किसी से कोई भी डीलिंग की, तो चाहे उसका पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी ये आपका खर्चा है। जबकि पेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि वो खर्चा तभी माना जाएगा जब आप एक्चुअली पेड करेंगे, एक्चुअली बुक्स में तभी काउंट किया जाएगा जब आप उसका पेमेंट करेंगे। तो हमारे यहाँ इंडिया में चूंकि अक्रूवल सिस्टम चलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सेलर को जिससे आपने माल खरीदा है उसको पेमेंट करें या ना करें, लेकिन उसका खर्चा हमेशा बुक्स में तब भी क्लेम कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंस बुक में क्लेम कर रहा हूं, जो कि हमेशा ट्रेडिशनली करता आ रहा था, अचानक से मुझसे एक दिन कहा जाए कि नहीं, खर्चा नहीं मिलेगा जब तक पेमेंट नहीं करोगे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। क्योंकि जो इंडिया में ट्रेडिंग या बिजनेस चल रहा है उसमें वो रिलेशनशिप पे चलता है, और कई सारे केसेस में बायर और सेलर के बीच में
30 दिन का समय डिसाइड होता है कि हम 30 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, कभी डिसाइड होता है कि 45 दिन के बाद, कभी 60 डेज और कभी कभी 90 डेज का भी टाइम। लेकिन गवर्नमेंट अब बीच में आके क्या कह रही है कि आप अपनी बिजनेस रिलेशनशिप साइड में रखिए। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वी विल नॉट अलाउ दिस एक्सपेंस इन योर बिजनेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो खर्चे हट जाएंगे। खर्चों के हटने की वजह से इनकम बढ़ेगी। तो एक्सपेंस अलाउ होंगे इस केस में, इस रूल के लागू होने के बाद में, ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। लेकिन सेलर शुड बी मैन्युफैक्चरर और द सर्विस प्रोवाइडर जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। अगर सेलर ट्रेडर है तो वो एमएसएमई तो हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं है। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर वो एमएसएमई, अगर उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं हो रहा है तो उसे एमएसएमई बनाने का फायदा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एमएसएमई का कानून है ये भी बहुत पुराना है। आयकर विभाग ने इस साल से एमएसएमई के कानून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एमएसएमई को लेकर गवर्नमेंट ने, छोटे व्यापारियों को लेकर गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत सारे रूल्स बनाए थे। उसके लिए एक सेपरेट कानून है जिसको एमएसएमई एक्ट बोलते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए, बड़ी कंपनियों से जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां जो मार्केट में बिजनेस कर रही हैं, इनसे बचाने के लिए भी छोटे व्यापारियों के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए। तो ये कानून तो बहुत पहले से, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये कानून इस साल से इफेक्टिव हो रहा है। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि एमएसएमई जो टर्नओवर क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर तो हैं, सर्विस प्रोवाइडर तो हैं, लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर कैसे किए। तो वो अपने आप को किसी भी प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रजिस्ट्रेशन एज अ प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, ये रजिस्ट्रेशन एज अ पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, ये रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ है, जो सेलर है आपका वो किस फॉर्मेट में बिजनेस कर रहा है, चाहे वो एचयूएफ बना के कर रहा है या वो इंडिविजुअल एंटिटी की तरह काम कर रहा है। फर्क इस बात से फर्क पड़ता है कि वो डेफिनेशन के क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एमएसएमई। तो अगर सेलर, लास्ट पॉइंट में है कि अगर सेलर मीडियम कैटेगरी में आ रहा है तो ऑब्वियसली, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि मीडियम कैटेगरी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ के आसपास तक पहुंच रहा है, उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज, इफ यू परचेज द गुड्स, कंडीशन क्या है, इफ यू परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और टेक एनी सर्विसेज फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर and the payment is outstanding by more than 45 days या 15 days as on 31 March 2024, then the outstanding amount will get added in the profit and tax need to be paid accordingly. And if this outstanding amount paid in the next year, then this paid amount can be taken as an expense in the year of payment. इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, और जब उन्होंने माल बेचा तो सपोज पहला केस लेते हैं कि उन्होंने माल बेचते समय कहीं कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये पेमेंट कितने दिनों में वापस आएगी। बस उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए, पैसा आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, इतनी बात हुई। इस केस में जहां पर हमारे पास में कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये पेमेंट कितने दिनों के अंदर होनी है, तो गवर्नमेंट का डिफॉल्ट रूल लागू होगा, और डिफॉल्ट रूल है 15 दिन का। दैट मीन्स कि अगर 15 दिनों के अंदर में ये पेमेंट हो जाती है तो जो बायर है उसको इसका एक्सपेंस मिल जाएगा। बायर इसका एक्सपेंस क्लेम कर सकता है अपनी बुक्स में, और जैसा पहले से चल रहा था कई सालों से, उसी तरीके से सिस्टम आगे चलता है। पेमेंट विद इन 15 डेज, नो इशू। सेकेंड केस आता है कि हमारी बातचीत हो गई, हमारी बातचीत हुई और बातचीत में हमारा ये डिसाइड हुआ कि सर हम 30 डेज में पेमेंट करेंगे आपको। तो अगर आपका ये जो बातचीत है ये रिटर्न में होनी चाहिए, मेंशन है कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट में या कहीं
किसी बिल पे या किसी ईमेल पे कि हम पेमेंट 15 दिन में, पेमेंट 30 डेज में करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, आपने लिख दिया तो हमारा जो 15 दिन का रूल है ये अब एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने उसको 30 डेज का टाइम बढ़ा दिया तो ठीक है, अब आपको 30 डेज का टाइम मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 30 डेज में पेमेंट कर देंगे तो भी आपको इसका एक्सपेंस मिल जाएगा और कोई इशू नहीं है। तीसरा केस बनता है कि आपने 30 डेज के बारे में भी नहीं लिखा, आपने लिख दिया कि 60 डेज का हम टाइम लेंगे। तो अब गवर्नमेंट की यहां पर एक दूसरा रूल अप्लाई होगा जो कहेगा कि मैक्सिमम टाइम 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने कुछ भी रिटर्न में एग्री नहीं किया तो 15 डेज, और अगर आपने रिटर्न में एग्री किया है लेकिन वो एग्री जो टाइम पीरियड है वो अगर 45 डेज या उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जो टाइम देगी वो 45 डेज का। इसलिए दोनों टाइम लिमिट एप्लीकेबल हो रही है। 15 दिन उस केस में जहां पर आपका कुछ भी रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और 45 दिन उस केस में जहां पर आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है। लेकिन ये 45 दिन मैक्सिमम है। अगर आपने 45 दिन से कम का टाइम एग्री कर लिया, जैसे 40 दिन, 35 दिन, 30 दिन, तो जो आपने एग्री किया है वही एप्लीकेबल होगा। बट अगर 45 डेज से ज्यादा एग्री किया है तो ऑब्वियसली बात है कि 45 डेज इज द लास्ट डेट। सॉरी। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको एक दूसरे एग्जांपल से अभी हम लोग और डिटेल में समझेंगे। सपोज किसी ने 20 मार्च को 20 मार्च को सामान खरीदा, और 20 मार्च 2024 को एग्रीमेंट हो गया कि भाई ठीक है, हम इसको इसको हम 15 डेज में आपको पेमेंट कर देंगे। इस केस में हमारी डेडलाइन 15 डेज की क्रॉस कर रही है, क्योंकि अगर हम 20 मार्च को सामान किसी को खरीदते हैं और हमारी 15 दिन की बातचीत है, तो जो पेमेंट की डेडलाइन है वो 5 अप्रैल को खत्म होगी जाके, और ये 5 अप्रैल अगले साल में जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पेमेंट अगर अगले साल में जा रहा है लेकिन 15 दिन के अंदर है, तो भी क्या हम एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, तो भी हम एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये जो पेमेंट की डेडलाइन है ये इस ईयर में फॉल कर रही है या नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रही है। पेमेंट गवर्नमेंट की दी गई जो डेडलाइन 15 दिन या 45 दिन की है उसके अंदर होना चाहिए, फिर चाहे वो करंट ईयर में फॉल करे या नेक्स्ट ईयर में। इसी एग्जांपल में अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये माल 1 मार्च को खरीदा था और 15 दिन की पेमेंट की बात है, तो आपकी ये डेडलाइन 15 मार्च को खत्म हो जाती है। अगर 15 मार्च को भी पेमेंट नहीं हुआ तो आपके पास में अभी भी टाइम है। आप 20 मार्च को कर दीजिए, आप 25 मार्च को कर दीजिए, 30 मार्च को कर दीजिए, लेकिन आपने 31 मार्च तक, 15 दिन की डेडलाइन क्रॉस हो गई, उसके बाद में भी आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं किया और 31 मार्च को आपकी बुक्स में वो बकाया खड़ा है, वो क्रेडिटर्स खड़े हैं, वो दिख रहा है कि आपने माल खरीदा था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया। अब ये जो एक्सपेंस है ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और इस केस में जितने का भी आपको पेमेंट करना था उतने रुपए से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और इस केस में आपको उतने रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर ये पेमेंट जो मुझे करना तो 15 मार्च तक था, मैंने नहीं किया, 20 मार्च, 25 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च भी निकल गई और वो क्रेडिटर्स मेरी बुक्स में खड़े हैं, तो सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या अगर मैंने इसको 1 अप्रैल को पेमेंट कर दिया तो क्या होगा? इस केस में अगर पेमेंट 1 अप्रैल को जा रही है तो आपने 15 दिन की डेडलाइन भी क्रॉस कर दी, आपका रिटर्न में 15 दिन से ज्यादा डिसाइडेड नहीं था, आपने 31 मार्च तक पेमेंट भी नहीं की, तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। लेकिन 1 अप्रैल को चूंकि पेमेंट हो गई है यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो इतने बिल का अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि ये पेमेंट जो इस ईयर में आपने नहीं की, नेक्स्ट ईयर में की, तो वो खर्चा नेक्स्ट ईयर में आपकी इनकम से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम ये सोचें कि हमें खर्चा मिल ही रहा है, अभी नहीं, हम बाद में पेमेंट करेंगे तो बाद में मिल जाएगा, बात सही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ने वाला है कि इस ईयर की इनकम आपकी उतने रुपए से बढ़ जाएगी जितने का पेमेंट आपने अपने सेलर को नहीं किया।
अगर इस ईयर की इनकम सपोज बढ़ रही है, मान लीजिए 2 लाख रुपए से बढ़ गई, तो इस ईयर की इनकम पे आपको हो सकता है कि एक बढ़े हुए स्लैब रेट से टैक्स जमा करना पड़े। हो सकता है एक पर्सन जिसकी इनकम अभी तक 10 लाख रुपए थी और उसने 2 लाख रुपए नहीं दिए, तो अब उसकी इनकम 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई, और ये जो 12 लाख यानी कि 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरी इनकम बढ़ी, ये हायर स्लैब रेट में भी 30% में जाके टैक्सेबल हो सकती है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये इनकम में फ्लक्चुएशन होगी। करंट ईयर में हो सकता है कि मुझे ज्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ रहा है, और नेक्स्ट ईयर में मुझे हो सकता है कि अगर बेनिफिट मिला, हो सकता है नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम 10 लाख के अंदर हो, तो ये खर्चा अगर मिल भी गया तो उससे मुझे 30% का जो नुकसान हुआ है उसका फायदा मुझे नहीं मिल पाएगा। तो इस सेक्शन का क्रक्स जो है उसको हम लोग एक बार फिर से समराइज करते हैं। द क्रक्स इज कि जो आपने खर्चा किया है, जो आपने बिल लिया है, जो आपने सर्विसेज ली हैं, जो आपने गुड्स परचेज किए हैं, उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी है। आप पहला केस, पेमेंट अगर कोई भी रिटन टाइमलाइन नहीं है तो 15 दिन के अंदर आपको करनी है, आपको खर्चा मिल जाएगा। अगर पेमेंट डिसाइडेड है कि 45 डेज या उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम 45 डेज तक अगर आप पेमेंट कर देंगे तो भी एक्सपेंस मिल जाएगा, बट रिटर्न में होना चाहिए। और तीसरी चीज, ये जो बकाया है ये 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी पेमेंट 31 मार्च से पहले क्लियर हो जानी चाहिए। चौथी चीज, अगर कोई लास्ट आखिरी के 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 45 दिनों में अगर कोई खरीद बिक्री हुई है तो उस केस में ये डेडलाइन नेक्स्ट ईयर में भी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल आपको 15 दिन या 45 दिन का समय मिलेगा पेमेंट करने का, वो डेडलाइन नेक्स्ट ईयर में भी जा सकती है। हम लोग इस चीज को दोबारा से अभी कई सारे एग्जांपल से समझेंगे जो कि हमारे सामने आगे। तो दिस इज द समरी कि दो केसेस हो सकते हैं, एक सेलर विद एग्रीमेंट, दूसरा ऐसा सेलर जिससे हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो पहला केस, अगर एग्रीमेंट है तो पेमेंट को 45 दिनों में करना है। और ये 45 दिन कहां से काउंट किए जाएंगे? ये 45 दिन काउंट करने की जो डेडलाइन है वो दो तरीके की डेट आ सकती है हमारे पास में। एक डेट है जहां पर हमारे पास में बिल आया तो बिल की डेट हो गई, और दूसरी डेट है कि बिल तो आ गया लेकिन माल नहीं आया, तो ये काउंट किया जाएगा 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इफ पेमेंट, इफ डेज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट इज मोर देन 45 डेज, तो क्या होगा? मैक्सिमम 45 डेज का ही हमें टाइम मिलेगा। तो इस केस में अगर हम गवर्नमेंट की डिफॉल्ट टाइम लिमिट 15 दिन को अवॉइड करना चाहते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हम लेना चाहते हैं, तो उस केस में हमें रिटर्न एग्रीमेंट करके अपने आप को सेफ साइड कर लेना चाहिए। सेकेंड केस, अगर ये विदाउट एग्रीमेंट है तो गवर्नमेंट की डिफॉल्ट डेडलाइन 15 दिन की एप्लीकेबल होगी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस और फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां पर एक पॉइंट मेंशन है कि एज पर सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, इफ द बायर इज नॉट पेड, if the buyer has not paid within 15 days, then the buyer has to pay the interest to MSME unit। ये बात आयकर विभाग नहीं करता, लेकिन एमएसएमई एक्ट के तहत अगर जो गवर्नमेंट की दी गई डेडलाइन है उसके अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है, चाहे वो 15 दिन की हो या 45 दिन की हो, तो उस केस में इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी आती है, यानी कि पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट करना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट 3 गुना तक हो सकता है। जो बैंकों का जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां से 3 गुना ज्यादा तक इंटरेस्ट हमें देना पड़ सकता है। तो अगर बैंकों का एवरेज रेट, लेट सपोज सेविंग का 7% आ रहा है, तो 21% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे क्लॉज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने माल खरीदा लेकिन जो हमें माल मिला वो डिफेक्टिव था, या जो सर्विसेज मिली वो डिफेक्टिव है, लेकिन सामने वाला पेमेंट मांगे जा रहा है। सेलर कह रहा है पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सेलर पेमेंट मांग तो रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर सर्विसेज आपकी सही नहीं थी या फिर गुड्स आपके सही नहीं थे। इस केस में गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दे रखी है कि दिस 15 डेज या 45 डेज विल नॉट काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ will be counted from the date of service rendered or goods delivered, but if there is any defect noticed or objection raised by the buyer, then 45 डेज या 45 दिन की जो लिमिट है वो डेट ऑफ सॉल्यूशन से काउंट होगी। तो डेट ऑफ सॉल्यूशन
जब तक ये नहीं आता या जब तक डिस्प्यूट में चीजें रहती हैं, जब तक क्लियर नहीं होता कि पेमेंट कब करना है, कितना करना है, क्योंकि कई सारे केसेस में अगर डिफेक्टिव गुड्स हैं तो डिस्काउंट भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो इस तरीके के केस में जब फाइनल पेमेंट हमारे पास में आएगी, फाइनल पेमेंट हमारे पास में आएगी, तो उसी फाइनल पेमेंट की डेट से हम लोग ये 45 डेज या 15 डेज काउंट करेंगे। This section is applicable from 1st of April 2023 and this is applicable for the financial year 23-24। मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि काफी दिनों से न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे और इंटरनेट पे ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि ये सेक्शन इस साल एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं है। तो हर हाल में ये इस ईयर में एप्लीकेबल होगा ही होगा। और आज चूंकि 30 मार्च है तो अब इसको एक्सटेंड या पोस्टपोन करने की और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड द सर्विस प्रोवाइडर, नॉट फॉर द ट्रेडर। इवन द ट्रेडर कैन ऑल्सो रजिस्टर इन द एमएसएमई एक्ट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 43B। जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया उसकी ये समरी है। there can be two cases। अगर हमारा सप्लायर या सेलर उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है या उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर नॉट रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा रूल एप्लीकेबल नहीं है पेमेंट का। अगर रजिस्टर्ड है तो वो तीन तरीके के केसेस में रजिस्टर्ड हो सकता है, एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर या एज अ ट्रेडर। अगर वो एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड है तो फिर से एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो तीन कैटेगरी में जा सकता है, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। अगर वो मीडियम कैटेगरी में है तो फिर से एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर माइक्रो या स्मॉल में है तो एप्लीकेबल है। अब अगर एप्लीकेबल हो गया, एप्लीकेबिलिटी डिसाइड हो गई, तो दो केसेस पॉसिबल हैं कि पेमेंट, रूल तो एप्लीकेबल है लेकिन पेमेंट की डेडलाइन क्या रहेगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 15 दिन, अगर लिखा हुआ है तो मैक्सिमम 45 दिन। 45 दिन से कम लिखा है तो वो माना जाएगा, 45 दिन से ज्यादा लिखा है तो 45 दिन माना जाएगा। तो आप जिससे भी सामान खरीद रहे हैं, जो भी आपका सेलर है, उससे हमेशा आप कंफर्मेशन लेंगे कि क्या आप एमएसएमई हैं। और अगर आप एमएसएमई हैं तो मुझे हमेशा याद रखना है मेरे दिमाग में कि इस आदमी को पेमेंट करनी है, नहीं तो मेरा नुकसान होगा। और उस आदमी को पेमेंट मुझे करना तो है ही है, लेकिन अगर मैंने डिले किया तो इस ईयर में मुझे इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा। अब इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किन किन केसेस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, जैसे कि मेरा बिजनेस, मेरा सीए का ऑफिस है और मैंने अपने बिजनेस के लिए दो कंप्यूटर खरीदे। कंप्यूटर बेचना मेरा काम नहीं है, तो अगर मैंने बिजनेस में यूज के लिए कंप्यूटर खरीदे तो दिस इज द फिक्स एसेट। और अगर ये मैं फिक्स एसेट परचेज कर रहा हूं तो इसका खर्चा नहीं मिलता है, इसका डेप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर इस केस में मैंने जिससे कंप्यूटर खरीदा वो अगर एमएसएमई है भी और मैं उसे डिले पेमेंट भी कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर कोई फर्क इस वजह से नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का खर्चा मेरी बुक्स में अलाउड एक बार में नहीं होता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन के फॉर्म में कई साल में होता है। तो इस वजह से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर मैं कंप्यूटर का व्यापारी होता, मेरा काम ही कंप्यूटर बेचना होता, तो कंप्यूटर मेरा स्टॉक होता, और इस केस में मैं उस स्टॉक को खरीदने का खर्चा अपनी बुक्स में क्लेम करता। और फिर अगर मैंने पेमेंट नहीं किया टाइमली तो मेरे लिए दिक्कत है। लेकिन अगर मैं फिक्स एसेट परचेज कर रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम द एक्सपेंसेस, अकॉर्डिंगली दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल। दूसरा केस, इफ द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड इन द एमएसएमई, जिससे मैंने माल खरीदा अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं है, बात खत्म है। या फिर दूसरे केस हो सकते हैं, रजिस्टर्ड है तो हो सकता है कि वो स्मॉल मीडियम कैटेगरी में जा रहा हो, बड़ा व्यापारी है तो भी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज इफ अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग बिफोर 1 अप्रैल 2023। तो कई सारे केसेस में ऐसा हो सकता है, चूंकि ये रूल फाइनेंशियल ईयर 23-24 पे एप्लीकेबल है,
तो ये रूल एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 को हो सकता है हमने पिछले साल में कुछ परचेजेस कर रखी हो और हमने पिछले साल का बिल अभी तक पेड ना किया हो। तो अगर मैंने पिछले साल का कुछ बिल पेड नहीं किया था 1 अप्रैल 2023 को, तो उस टाइम लिमिट में जो भी हमने परचेजेस की हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो अगर वो पेमेंट बकाया भी है तो उसका खर्चा हमने पिछले साल क्लेम किया होगा, ना कि इस साल में। तो देयरफॉर ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये उनके लिए ध्यान से देखना है जो 31 मार्च 2024 को पेंडिंग है। फिर अगर सप्लायर ट्रेडर है, अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो भी हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक केस ये होता है कि कई सारे केसेस में आपने देखा होगा कि लोग ITR 4 फाइल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ITR 4 फाइल करता है तो उसके ऊपर ये रूल, पेमेंट का ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होता तो है, बट टेक्निकली इसको करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ITR 4 अगर कोई व्यक्ति अपना फाइल करता है तो वो किस तरीके से फाइल करता है। सपोज अगर किसी का टर्नओवर 50 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर 50 लाख रुपए आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली 50 लाख रुपए का 8% अपनी इनकम पे टैक्स पे कर सकते हैं। आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 8% या उससे ज्यादा। सपोज मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपए था जीएसटी में, और मैंने 8% या उससे ज्यादा, सपोज 10% अपना गवर्नमेंट को इनकम डिक्लेयर की। 50 लाख का टर्नओवर है, 10% इनकम बनी 5 लाख रुपए। मैंने सिंपली गवर्नमेंट को ITR फाइल किया, 50 लाख गुणे 10%, 5 लाख का ITR फाइल कर दिया। मैंने अपनी पूरी बुक्स में कहीं सेल नहीं दिखाई, कहीं परचेज नहीं दिखाई, अपने बिजनेस के ट्रेवलिंग के, टेलीफोन के, बिजली के, सैलरी के, स्टाफ के कोई खर्चे नहीं दिखाए। सिंपली क्या किया, 50 लाख टर्नओवर, 10% इनकम, 5 लाख रुपए के पे ऊपर टैक्स पे कर दिया। इस केस में चूंकि मैंने परचेज का खर्चा क्लेम ही नहीं किया, मैंने अपनी परचेजेस बुक ही नहीं की, मैंने बताया ही नहीं कि मैंने कितने रुपए के बिल लिए थे, सीधे 50 लाख इंटू 10%, 5 लाख पे टैक्स पे कर दिया। तो इस केस में इस रूल का एप्लीकेबल होना मुश्किल है। ये रूल वहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा, वहीं पे एप्लीकेबल हो पाएगा जब कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, उसमें अपनी सेल दिखाएगा और अपने परचेज और अपने ट्रेवलिंग के, स्टेशनरी के, सैलरी के सारे खर्चे दिखाएगा। ये नॉर्मली उन केसेस में होता है जहां पे टर्नओवर 70-80 लाख या 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा होता है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये रूल 2 करोड़ तक के लोगों के लिए बनाए हैं, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है वो भी कर सकते हैं। बट सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों का टर्नओवर 70-80 लाख या 1 करोड़ तक पहुंच रहा होता है, वो लोग इस रूल को 8% वाली जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि 8%, 1 करोड़ पे अगर कोई 8% अपना टैक्स पे कर रहा है तो इसका मतलब वो 8 लाख रुपए इनकम दिखा रहा है। बट सामान्यतः बिजनेस में क्या देखा जाता है, लोग बस 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक का ITR फाइल कर देते हैं, तो वो इस रूल से बच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन सभी लोगों को ध्यान रखना है जिनकी टैक्स ऑडिट हो रही है, जिनकी ऑडिट हो रही है उनके ऊपर ये रूल खासकर एप्लीकेबल होगा। तो देयरफॉर, और स्पेशली सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के ऊपर ये 8% वाला सिस्टम भी लागू नहीं होता। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपने कहीं से कोई भी सामान खरीदा है, तो इसका मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वो MSME है, और अगर है तो उसका टाइमली पेमेंट करिए, नहीं तो इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। इसके आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ए पेमेंट मेड आफ्टर 45 डेज या 15 डेज। सपोज मैंने 1 जून 2023 को माल खरीदी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 अक्टूबर 2023 को माल खरीदा, तो 1 अक्टूबर 2023 को माल खरीदा और इसको पे कर दिया मैंने 31 मार्च 2024 को। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2023 को मैंने माल खरीदा है, पेमेंट 31 मार्च 24 को किया, तो लगभग 6 महीने बाद जाके पेमेंट किया। तो 15 दिन भी निकल गए, 45 दिन भी निकल गए, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले कर दिया, यानी कि 31 मार्च को बकाया नहीं था मेरी बुक्स में। तो इस केस में मुझे रिलीफ मिल जाएगी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन, 45 दिन निकल भी जाते हैं
तो भी 31 मार्च तक आपके पास समय है पेमेंट करने का। दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि मैंने परचेजेस करी 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2024 को, लेकिन पेमेंट किया 2 अप्रैल 2024 को। इस केस में देखिए लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, यानी कि 15 दिन भी निकल गए, 45 दिन भी निकल गए, और 31 मार्च को बकाया भी है, पेमेंट भी नहीं किया। तो इस केस में मेरा नुकसान होगा और खर्चे नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे साथ में दे रखे हैं आपको। आई थिंक वॉइस आ रही होगी। अगर अगर मैंने 20 मार्च 2024 को माल खरीदा और कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट क्या है? ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट है 3 अप्रैल, क्योंकि आपने 20 मार्च में 15 दिन जोड़ने हैं। तो एमएसएमई का कानून कहता है कि 20 मार्च को अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो 15 दिन के अंदर 3 अप्रैल तक पेमेंट कर दिए। अगर मैंने 2 अप्रैल तक पेमेंट कर दी तो मुझे खर्चा इसी साल में मिल जाएगा। डिडक्शन इज अलाउबल इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। क्लियर है? क्योंकि 15 दिन के अंदर पेमेंट हो गई, भले दूसरे साल में जाके हुई। सेकेंड केस, 20 मार्च 2024 को मैंने माल खरीदा, एग्रीमेंट नहीं किया, तो अगेन 15 दिन की लिमिट एप्लीकेबल होगी। 3 अप्रैल तक पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन 10 अप्रैल को जाके पेमेंट किया। तो फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं कौन सा लागू हो रहा है? यहाँ पे 23-24 में आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा, 24-25 में अगले साल में जाके खर्चा मिलेगा, यानी कि करंट ईयर में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा केस, 1 जनवरी 2024 को माल खरीदा, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, फिर से 15 दिन की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो 15 जनवरी तक पेमेंट करना था, लेकिन मैंने 15 दिन निकल गए, 45 दिन निकल गए, 25 मार्च को जाके पेमेंट किया, लेकिन 31 मार्च से तो पहले कर दिया ना, तो इसका मतलब फिर भी इसी ईयर में एक्सपेंस मिल जाएंगे। चौथा केस, 1 जनवरी 2024 को माल खरीदा, 30 डेज लिख दिए, 30 डेज लिख दिए, तो 15 दिन के बजाय 30 डेज की डेडलाइन एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी कि 30 जनवरी 2024 तक मैं पेमेंट कर सकता था। 30 जनवरी 2024 तक पेमेंट कर सकता था, लेकिन 25 मार्च को जाके पेमेंट किया, यानी कि 30 डेज बोला था लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं किया 30 डेज में, लेकिन 31 मार्च से तो पहले कर दिया ना, तो भी खर्चा आपको इस साल में मिल जाएगा। पांचवा केस, 1 जनवरी 2024 को माल खरीदा था, 45 दिन लिख दिया, 45 दिन के हिसाब से 14 फरवरी की डेडलाइन बनती है, 14 फरवरी को पेमेंट नहीं किया, 31 मार्च 2024 को जाके पेमेंट किया, 1-1.5 महीने बाद और जाके पेमेंट किया, फिर भी इस साल में चूंकि कर दिया तो खर्चा ऑब्वियसली मिल जाएगा। 1 जनवरी 2024 को माल खरीदा, लेकिन 50 दिन एग्रीमेंट में लिख दिए। एग्रीमेंट हो सकता है, ये ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो सकता एग्रीमेंट ही पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली एग्रीमेंट तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन एग्रीमेंट कोई कुछ भी कर लेगा, उसे कानून नहीं बदल जाएगा। तो कानून के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से डेडलाइन भले आपकी 19 फरवरी की थी, लेकिन लॉ के हिसाब से डेडलाइन 14 फरवरी ही मानी जाएगी, क्योंकि 45 डेज से ज्यादा की डेडलाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्चुअल पेमेंट अब अगर आप 2 अप्रैल को करेंगे जाके, तो आपने 31 मार्च तक नहीं किया, तो आपको अगले साल में इसका एक्सपेंस मिलेगा, इस साल में आपको इसका एक्सपेंस नहीं मिलेगा। कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सरकार हमें पकड़ेगी कैसे? लेट सपोज अगर मैंने किसी का पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले करना था लेकिन नहीं किया, सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये पेमेंट मैंने नहीं किया, और वो मेरी इनकम में उठा के जोड़ देंगे उतना पैसा जो अनपेड है? तो सरकार पता कैसे करेगी? तो ये जो सवाल है, सरकार कैसे पता करेगी, तो सरकार ने सिस्टम बना रखा है ऑडिट का। यानी कि अगर आपके पास में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आपका सीए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करेगा।
और जो आपके सीए साहब होंगे, उनको गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिस रिपोर्ट के अंदर आप हमें ये लिख के बताएंगे कि आपने जिसकी ऑडिट की है उसने इन रूल्स को फॉलो किया है या नहीं, और अगर फॉलो नहीं किया तो कितने रुपए ऐसे थे जो उसने टाइमली नहीं पेड किए, और अकॉर्डिंगली आपके सीए की रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट आपकी इनकम में उतना अमाउंट जोड़ देगी। आई होप आई एम क्लियर। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो गवर्नमेंट को बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपने किस रूल में कितनी डिफॉल्ट कर रखी है, और आपने कितने लोगों को टाइमली पेमेंट नहीं कर रखी है 31 मार्च के पहले। वो सारी इनकम आपके आईटीआर में जुड़ जाएगी और अकॉर्डिंगली एडिशनल इनकम टैक्स पेबल होगा। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पे डाल रखी है कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ऑडिटर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि कौन कौन से खर्चे डिसअलाउ हो गए होने हैं, एंड ऑडिटर विल डू दिस एडिशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को तो पता चल जाएगा। अब आप अभी भी ऑडिट रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए अपनी इनकम में वो अनपेड अमाउंट नहीं जोड़ते हैं, आईटीआर फाइल हो जाएगी, नो इशू। आईटीआर फाइल होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑडिटर बोल रहा है कि इस मिस्टर ए को सिर्फ 90 लाख का खर्चा मिलना चाहिए था क्योंकि इसने 90 लाख की टाइमली पेमेंट की है, जबकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं कि नहीं साहब 120 लाख रुपए का मेरा खर्चा है तो मुझे 120 लाख रुपए का खर्चा मिलना चाहिए, जबकि ऑडिटर बोल रहा है नहीं 120 का खर्चा तो है, लेकिन 120 के खर्चा में इसने सिर्फ 90 लाख की पेमेंट ही टाइमली करी है, 30 लाख अभी भी बकाया है। तो अब अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपके ऑडिट रिपोर्ट के मैच नहीं करेगा तो कुछ दिनों में आयकर विभाग आपको एक नोटिस भेजेगा और कहेगा कि आपने 30 लाख रुपए की इनकम टैक्स की चोरी की है। 30 लाख रुपए ऐसे थे जो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम में बढ़ा के पे करने चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं किया। अकॉर्डिंगली आपको इस 30 लाख रुपए पे न सिर्फ इनकम टैक्स देना पड़ेगा बल्कि इंटरेस्ट और पेनल्टी साथ में देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, ये क्लॉज आगे जाके बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है। हमें एज अ बायर या एज अ बिजनेसमैन किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम किसी से डील कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे भी हम माल खरीद रहे हैं, जो भी हमारा सेलर है, उससे हम पूछ लें क्या तुम एमएसएमई हो या नहीं हो, या नहीं हो दोनों केस में हमें एक डिक्लेरेशन दो कि तुम्हें पेमेंट कितने दिनों के अंदर में चाहिए। पहली चीज तो हम उससे टाइम मैक्सिमम लेंगे, अगर वो एमएसएमई है 45 डेज का टाइम तो हम आसानी से ले ही सकते हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक डिक्लेरेशन कि भाई आपका टर्नओवर कितना है, आप इस माइक्रो कैटेगरी में आ रहे हैं या आप स्मॉल कैटेगरी में आ रहे हैं, अपनी कैटेगरी बताइए, अपना टर्नओवर बताइए, अपना इन्वेस्टमेंट बताइए, और अकॉर्डिंगली जिससे हम ये फिगर आउट कर पाए कि अगर मुझे आपको टाइमली पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे डाल रखा है कि इससे बड़ी सारी फेक न्यूज चल रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे ये कहा जा रहा है कि ये पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन ये फेक न्यूज है, इसको इग्नोर करिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एप्लीकेबल है, इसी साल से है, और ये आगे भी रहेगा। यानी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस ईयर की नहीं है, ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली हर साल आएगी। तो हर साल 31 मार्च से पहले पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या एमएसएमई से मैंने कोई सामान तो नहीं खरीद रखा है, अगर खरीद सर। रखा है तो 31 मार्च हाँ 2024 ऑफिस में ही है सर। एंड तक उसकी जो है वो पेमेंट हो गई है या हाँ नहीं हो। हाँ है। हाँ कुछ ऐसे इश्यूज मैंने यहां पे डाल रखे हैं जो लॉ में क्लियरली मेंशन नहीं किए गए। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो लीगली गवर्नमेंट ने लिखे नहीं है, लेकिन ये सारे इश्यूज प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, एक इशू ये आ रहा है कि खरीदने वाला भी एमएसएमई है और बेचने वाला भी एमएसएमई है, तो क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। द आंसर इज यस। मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो सेलर है वो एमएसएमई है या नहीं है। बायर जिसको पेमेंट करना है वो अगर ये कहेगा साहब मैं भी एमएसएमई हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पेमेंट करना है। ठीक है। सेकंड, कई सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि
जो पेमेंट 1 अप्रैल 2023 को पेंडिंग थी, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनसे लगातार हमारे वेंडर से बातचीत चलती रहती है, माल मंगाते रहते हैं। तो पिछले साल भी हमने माल मंगाया था, तो जो पिछले साल हमने माल मंगाया था वो बकाया खड़ा है। मैंने कुछ दिन पहले, अभी आपको कुछ देर पहले आपको बताया था कि वो जो बकाया है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पेमेंट करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने क्रेडिटर का स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हम बिल मंगा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बिल मंगा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बिल मंगा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये नहीं बता रहे कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से वाले बिल की कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार माल खरीदते जा रहे हैं, हम पेमेंट करते जा रहे हैं। तो वो जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे किस किस कौन से बिल में एडजस्ट हो रही है हमें ये नहीं पता, हम बस पेमेंट करते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो हमने पेमेंट की, अगर मैंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये पेमेंट कौन से बिल के अगेंस्ट में, तो अगर साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए बकाया खड़ा था और ये 5 लाख रुपए का मैंने पेमेंट किया, तो लेकिन ये 5 लाख रुपए की पेमेंट ये कैसे पता चलेगी कि जो ओरिजिनल बकाया खड़ा था उसके अगेंस्ट में हुई है या फिर जो नया बिल लिया है उसके अगेंस्ट में? तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। ऑल्दो एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या माना जाना चाहिए, मैंने यहां पे डाल रखा है, इफ द ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2023 इज पेंडिंग एंड सब्सिक्वेंटली द पेमेंट इज मेड, then first payment is supposed to be made against already pending bill instead of the new bill until it is specifically communicated. That means कि अगर आप जब तक स्पेसिफिकली लिख के नहीं बताएंगे कि ये पेमेंट मैंने इस वाले बिल के अगेंस्ट में की है, हमेशा क्या माना जाएगा कि जो पुराना बकाया खड़ा था उसी के अगेंस्ट में आपने पेमेंट की होगी। कुछ लोगों के केस में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि इफ अ बिजनेसमैन इज हैविंग टू बिजनेस, किसी के दो बिजनेस हैं, एक वो सर्विस प्रोवाइडर भी है और वो ट्रेडर भी है। जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज कोचिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में अपना बुक्स वगैरह का मटेरियल भी सेल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ट्रेडर को तो एमएसएमई कैटेगरी से बाहर रखा गया है, तो क्या इस केस में एमएसएमई रूल एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर उसने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा रखा है अंडर द सर्विस कैटेगरी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर हम ये नहीं कह सकते वो ट्रेडर है तो छोड़ दो, नहीं, वो ट्रेडर अगर है लेकिन मेनली वो सर्विस प्रोवाइडर भी है। पॉइंट नंबर 4, इफ पार्ट पेमेंट इज मेड अगेंस्ट अ सिंगल बिल, तो ये जो चौथा वाला केस है ये भी कई सारे केसेस में प्रॉब्लम कर रहा है कि सपोज मैंने किसी से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और वो एमएसएमई है, 1 लाख और 18% से जीएसटी उसने लगा दी, तो 1,18,000 का सामान हो गया। अब उस 1,18,000 के अगेंस्ट में हमने पेमेंट करी, तो सपोज ये पेमेंट मैंने 1,18,000 के अगेंस्ट में 50,000 की पेमेंट की, तो क्वेश्चन ये है कि जो 50,000 प्लस 18,000 की जीएसटी बकाया खड़ी है, क्या 50,000 प्लस 18,000 जो बकाया है इसमें खर्चे डिसअलाउ किस प्रकार से किए जाएंगे? तो जो खर्चे डिसअलाउ किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट डिसअलाउंस करेगी, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करना चाहिए, इसको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पेमेंट आपने 1,18,000 में से 50,000 की है, माना जाएगा कि 50,000 में कुछ हिस्सा जीएसटी का भी था और कुछ हिस्सा आपके मेन बिल का भी था, क्योंकि जीएसटी का खर्चा नहीं मिलता है, इसीलिए जीएसटी में कोई डिसअलाउंस भी नहीं होती है। तो 1 लाख का ही खर्चा मिल रहा है, ना कि 1,18,000 का, लेकिन पेमेंट मुझे पूरी 1,18 करनी है। तो 1,18 की पेमेंट करते हैं, खर्चा 1 लाख का क्लेम करते हैं। इन दिस सिचुएशन अगर हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कायदे से जीएसटी और जो मेन बिल 1 लाख का है उसमें प्रोपोर्शनेट करके हमें खर्चा क्लेम करना चाहिए। एक लास्ट इश्यू इसमें यह भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एमएसएमई को 15 दिन या 45 दिन से डिले करके पेमेंट मिलता है, तो उस सिचुएशन में ये जो पेमेंट डिले करके मिल रहा है इस पे एमएसएमई को एमएसएमई कानून के हिसाब से 3 गुना ब्याज भी देना पड़ सकता है। तो ये जो हम सपोज किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी थी, डिले पेमेंट करी, तो हमने अब 1 लाख प्लस 10,000 रुपए का ब्याज भी उसे दिया। ये जो 10,000 रुपए का हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, इसका खर्चा भी इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। ये एक तरीके की पेनल्टी है और इसका कोई भी एक्सपेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप 31 मार्च को याद रखिए, कल 31 मार्च लास्ट डेट है और आपको अपने सारे एक्सपेंस चेक कर लेने हैं एक बार, क्या कोई एमएसएमई का पेमेंट छूट तो नहीं रहा है। अगर छूट रहा है
तो टाइमली उसको पेमेंट करिए, अदरवाइज इट में लैंड यू इन अ ट्रबल, और इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ सकती है। आई एम नाउ ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो और आई विल आंसर। सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने इस रिगार्ड में, कि अगर एमएसएमई हमको इनवॉइसिंग लेट इशू करता है तो उस केस में हमें क्या करना होगा। थैंक यू रूपेन जी। आपने क्वेश्चन डाला है कि एमएसएमई अगर हमें लेट इनवॉइस इशू कर रहा है तो हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर जो डेडलाइन है 45 डेज की या 15 डेज की, ये साफ साफ लॉ में लिखा है, दिस इज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो आपको ठीक है सर। इनवॉइस की डेट इरेलीवेंट रखते हुए हमें डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स लेनी है, और उसी के हिसाब से हम ये पेमेंट की डेट काउंट करेंगे। सर लेकिन सर्विसेज के केस में एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत से केसेस में। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुक्स में तो एंट्री डालेंगे ना। आप सर्विस हाँ की बुक्स वैल्यू में तो एक डिसाइड नहीं। सिस्टम। सर मान लिया कि जैसे हमने 31 जैन को सर्विस कंप्लीट हुई है, ठीक है ना, हम्म और उसके बाद हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया क्योंकि उसकी इनवाइस ही नहीं आई है मेरे पास पेमेंट के लिए। अब लॉ हम्म के अकॉर्डिंग तो 31 जनवरी से काउंट हो जाना चाहिए। हम्म। तो हमको तो बुक्स में प्रोविजन करना ही पड़ेगा एमएसएमई के अगेंस्ट में, मतलब इस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में। तो देखिए उस केस जनरली में ये अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा सर। देखिए इस केस मतलब में सॉरी। जनरली क्या होता है, हाँ जो मार्केट प्रैक्टिस है वो क्या है। मार्केट प्रैक्टिस जी। ये कहती है कि आप मार्केट प्रैक्टिस और जीएसटी लॉ दोनों ये कहते हैं कि बिल मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो अगर कोई बिल इशू नहीं कर रहा है, ये उसकी तरफ से एक तो जीएसटी लॉ का डिफॉल्ट है कि उसने टाइमली बिल नहीं इशू किया। दूसरी चीज ये कि जो पेमेंट आपको 45 डेज या 15 डेज के अंदर करनी है, जो डिसअलाउंस हो रही है, वो डिसअलाउंस उतने ही अमाउंट की होगी जितना आप बुक्स में प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास बिल है नहीं, आपने बुक्स में प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रखा, तो बताइए व्हाट इज द सोर्स, गवर्नमेंट को कहां से पता चलेगा कि कितना अमाउंट डिसअलाउ होना है। आप जितना खर्चा क्लेम करेंगे, जितना प्रोविजन करेंगे, डिसअलाउंस उतना ही होगा। ठीक है, अगर आप उसको कम करके प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो डिसअलाउंस कम होगा, आप ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो डिसअलाउंस ज्यादा होगा, अनटिल आपके पास में बिल नहीं है। अगर बिल है तो ये सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं। फिर तो बिल जितने का आएगा डिसअलाउंस अकॉर्डिंगली होगी। और जहां तक डिलीवरी का सवाल है, तो सर्विस के केस में जो डिलीवरी है वो डेट ऑफ बिल से मानी जानी चाहिए, और वही मानी जाती है क्योंकि बिल तभी रेज होता है जब सर्विस रेंडर हो जाती है, या फिर एडवांस के केस में एडवांस की डेट से। और कोई क्वेश्चन है? थैंक थैंक यू सर। जी सर। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा हूँ, वेदर सॉल्यूशंस लखनऊ। जी। मैं ये जानना चाहता था कि अगर ट्रेडर को इनका एडवांटेज नहीं है, तो एज अ ट्रेडर अगर हम अपने को ऐसे में एमएसएमई में रजिस्टर कराएं तो हमारा कुछ बेनिफिट है भी कि नहीं। अभी तक मैंने नहीं कराया इसीलिए। देखिए एज अ ट्रेडर अगर हम एमएसएमई में रजिस्टर होते हैं, तो एमएसएमई में रजिस्टर होने के बाद में ये रूल भले एप्लीकेबल ना हो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है, बट दूसरे बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो एमएसएमई को मिल सकते हैं। मैं कुछ एक गिनाना चाहूंगा आपको। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं तो आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी फीस आधी हो जाती है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होते हैं एज अ ट्रेडर, और जो है आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिल रही है, तो आप ट्रेड्स पोर्टल पे, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है ट्रेड्स करके, उस पे जाके बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। एमएसएमई में गवर्नमेंट डिस्काउंटेड और सब्सिडाइज लोन देती है। एमएसएमई में सरकार मुद्रा लोन देती है। एमएसएमई में सरकार सीडीटीएमएसई स्कीम चलाती है, विदाउट कोलेटरल आप जो है लोन रिसीव कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी दूसरी सुविधाएं हैं जो एमएसएमईज को मिलती हैं, भले ये पर्टिकुलर रूल एमएसएमई पे एप्लीकेबल ना हो, तो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, एक ये सवाल तो नहीं है, एक सलाह जरूर चाहूँगा। मेरा एक ऑर्डर था जेम पोर्टल पे, करीब 63 लाख का। लेकिन क्या हुआ कि ये 2020 की बात है, तो अब एक्सेप्टेंस चार्जेस जेम लेता है। तो करीब मैंने 38,000 रुपये उसके एक्सेप्टेंस चार्जेस पे किए जेम को। लेकिन चूंकि जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से सप्लाईज नहीं हो पाई, तो बायर ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जबकि 11 अप्रैल हमारी
लास्ट डेट थी उसकी सामान सप्लाई करने की। और उसका एक लेटर भी उन्होंने हमको दिया कि किसी कारणवश मतलब फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम ये अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। मैंने जेम को कई मेल किए, कई फोन किए, लेकिन उन्होंने हमारा वो जो एक्सेप्टेंस चार्जेस थे वो आज तक रिटर्न नहीं किए। क्या इसके लिए कोई रूल या लॉ होगा? देखिए इसके लिए मार्केट की बात चूंकि करते हैं। इसके लिए चूंकि ये रूल आपका ये पर्टिकुलरली जो केस है, ये जिम पे आपने कुछ ट्रेड किया है या जिम पोर्टल पे जाके आपने कोई टेंडर लिया था और बाद में वो नहीं हो पाया, तो इसके लिए जेम पोर्टल में बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। आप जेम पोर्टल पे जाके इस इशू को एस्केलेट कर सकते हो। आप ऑफलाइन उनसे डील मत करिए, आप जेम पोर्टल के थ्रू डील करिए। अगर ऐसा कभी कोई पैसा है जो आपका फंस रहा है या पैसा आपको रिटर्न नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जेम पोर्टल पे ये इशू एस्केलेट कर सकते हो। वहां पर बायर और सेलर्स को लेके बहुत सारी क्लियर कट गाइडलाइंस और टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। कोई भी अनएथिकली जिम पोर्टल पे बिजनेस नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो गवर्नमेंट उसको उस पोर्टल से बाहर कर सकती है, उस पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। तो आप इसके लिए अपना इशू जिम पोर्टल पे रेज करिए। नहीं नहीं, मैंने इशू किया, मैंने मेल भी किया। मतलब उनके कस्टमर सपोर्ट से लेके जो अथॉरिटीज हैं उनको भी जेम की ऑफिशियल मेल आईडीज पे किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और जब हाँ, फोन पे बात ये की तो कस्टमर केयर पे तो वो कहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हुआ है लेकिन एक्सेप्टेंस चार्जेस आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। हमने कहा ये तो कोई रूल नहीं हो सकता कि अगर बायर ने कैंसिल किया, मेरी फॉल्ट हो तो आप ले लो। एक्सेप्टेंस चार्जेस आप ले रहे हो मुझसे, सेलर से, और बायर ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो मुझे तो लॉस है। मतलब एक तो ऑर्डर गया, ऊपर से एक्सेप्टेंस चार्जेस फ्री में गवर्नमेंट मतलब देखिए जम नहीं लेती है। तो ये तो शर्मा मेरे जी, हिसाब से रूल नहीं होना चाहिए। मैं वैसे आपको बता दूं कि ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। ये आप ऑफ द टॉपिक एकदम बात हो रही है। वैसे इस पे बहुत सारा लंबा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा प्रोसीजर क्या है, मैंने प्रोसीजर आपको समरी में बता दिया। हमारे साथ में जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो किया, वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप हायर अथॉरिटीज को रूल अपना जो इशू है वो एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन जो है दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे आप इसका सोल्यूशन आपको मिल पाएगा। लेकिन हाँ, प्रोसीजर आपको वही फॉलो करना है जो आप कर रहे हैं। आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा फॉलो अप ज्यादा लेना पड़ेगा। और अगर कहीं वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा है, तो आप उनसे रूल या जो भी उनकी डिस्क्रिप्शन है वो मांग लीजिए कि बताइए कि भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। अगर वहां पे आपको लिखा मिल जाता है तो बात खत्म है, नहीं लिखा मिलता है तो आप अपना इशू आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, सर। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन मैं आंसर कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ कुछ चीजें। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है, आप बताएं। सर, मैं ये कह रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर हमने मैन्युफैक्चरर लिखवाया है एमएसएमई में, जी। और हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम्म हम्म ड्यू टू माय पर्सनल प्रॉब्लम हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट नहीं किया, और हम्म। हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर हम इस दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, आपने गवर्नमेंट को जो डिक्लेरेशन दे रखी है वो एक इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने का कि आप एमएसएमई हैं या नहीं, और अगर हैं तो किस कैटेगरी में। ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है, जो प्रॉब्लम आपकी बताई है ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे केसेस में ऐसी है कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन एमएसएमई पोर्टल पे कुछ और करा रखा है और एक्चुअल वो मार्केट में कुछ और ही कर रहे हैं। तो देखिए ये जी। एक डिस्प्यूटेबल इशू है। लेकिन अगर किसी हम्म। चीज को प्राइमा फेसी या ऑन द फेस ऑफ इट अगर डिसाइड किया जाए कि ये है या नहीं है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपका सरकारी कागज। यानी कि आपका सरकारी जी। कागज ये बोल रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो मतलब अब आप हैं। वो मैटर अब बाद में डिस्प्यूट में जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर तय होगा कि आप नहीं थे, एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, वो अलग का मैटर है। लेकिन अभी अगर हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि क्या ये एप्लीकेबल है, हम्म। नहीं, तो आपके लिए जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट है। अगर वो बोल रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप हो। ठीक है। नहीं नहीं, तो फिर उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, मैं अपने वर्जन को ऑथेंटिकेट करने के लिए, मैं मेरा मोड ऑफ बिजनेस तो देखेगी ना।
कोई भी नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट। आपको मोड ऑफ बिजनेस दिखाने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए बेटर तरीका यह है कि आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अपडेट करवा लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया हमेशा के लिए फिक्स हो गया। लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी जब जब चेंज करते हैं, अपना एड्रेस चेंज करते हैं, उसके हिसाब से अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपडेट करवा सकते हैं। उसमें चेंजेस साल भर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एक्टिविटी बदल गई तो आप उसे अपडेट करा लीजिए। काइंडली सर मेरा चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताएं। जी हेलो सर। सर मेरी क्वेरी थी कि जैसे कि कोई ट्रेडर है, अब जैसे कि उसको पता चल गया कि सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरिंग में अगर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो ही उसको 45 डेज का बेनिफिट मिलेगा। बट है वो ट्रेडर, उसने कराया है सर्विस प्रोवाइडर बन के या मैन्युफैक्चरर बन के रजिस्ट्रेशन, और मुझे मैं उससे सामान खरीदता हूँ, मुझे ये जानकारी है कि ये भाई ट्रेडर है। तो क्या इसका कोई या मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो क्या मैं उसका पेमेंट मैंने 45 दिन में नहीं किया, तो क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा 45 BH 46 BH? मैंने जो आपकी क्वेरी सुनी, मुझे सही से बताइए कि मैंने सही समझी कि नहीं समझी। आपने जी मुझे बताया कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपको पता है कि वो ट्रेडर है, लेकिन उसके सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा है, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर सर्टिफिकेट, वही वही सवाल अभी जो अभी इससे पहले पूछा गया था, एकदम सेम क्वेश्चन है। अगर एक्चुअल एक्टिविटी अलग है कुछ और, सर्टिफिकेट पे कुछ और है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सर्टिफिकेट ही आपका पहला सरकारी कागज है जिससे ये डिसाइड होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल एक्टिविटी हो सकता है बहुत सारे केसेस में कुछ और हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा हो, ट्रेडिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, लेकिन सरकारी कागज जो सबसे पहले आपके सामने है वही प्राइमा फेसी एविडेंस है इस बात को प्रूव करने का कि आप कौन है। उसके बाद होता है ना ऐसा कि सरकारी कागज पे आदमी मर गया तो मर गया, भले वो जिंदा है, ठीक है? तो ये भी वही केस है कि प्राइमा फेसी सबसे पहले यही तय होगा कि आपके एमएसएमई सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है। ये डिस्प्यूट का मैटर है, ये कोर्ट तय करेगी कि वो एक्चुअल क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा, ठीक है? जहां तक सवाल ओके इस रूल की एप्लीकेबिलिटी का है कि इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगा। उसका सर्टिफिकेट 31 मार्च को या जिस दिन आपने उसे डील किया, या 31 मार्च 2024 को उसका सर्टिफिकेट क्या बोल रहा था। अगर वो बोल रहा था कि वो माइक्रो स्मॉल है तो वो है, अगर वो बोल रहा था कि मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो है, ठीक है? ओके। बट तो अगर सर इस केस में उसका जीएसटी में कह रहा है कि वो ट्रेडर है, हम्म और एमएसएमई के हिसाब से उसने सर्टिफिकेट दे दिया सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर का, तो उस आपको केस में? एमएसएमई देखना है, आपको जीएसटी नहीं देखना है। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चन जिसको मुझे आंसर करना है, किसी और को कोई पूछना है? Good afternoon, Arpit. हाँ जी, Yeah, I'm Avi Raju from Bangalore. How are you? फाइन फाइन सर, बताएं। Yeah, it's better to convince the client that to have a OD facility or something like that to cover all these headaches. सॉरी सर, कैन यू कम अगेन? Yeah, it is better to ask the clients, every client to have a OD facility, additional OD facility or something for making repayment of all these MSMEs. Once they Sure. get the MSME certificate, all these things and all, with it, it's better to clear it up as quickly as possible. बिल्कुल सर, यू आर As परफेक्टली। interest is allowed as an expenditure. Instead of facing these headaches, ask them to make the payment within 1 week time. That's all. एग्रीड एग्रीड। सर ने सर इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम बैंगलोर, एंड सर ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि इफ यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट ऑफ से 21% और 22%, जो कि आपको लेट पेमेंट की वजह से अपने एमएसएमई को पे करना पड़ रहा है, तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप जो है वो पेनल्टी पे करने के बजाय आप बैंक से एक ओडी ले लीजिए। वो ओडी 10 से 11% में मिल जाएगी।
और 10 से 11% पे ओडी लेके अपने एमएसएमई यूनिट को पे कर दीजिए और आपका जो पेनल्टी का अमाउंट है वो बच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ ग्रेट टैक्स प्लानिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Welcome. Thank you. All the best. Bye. हेलो। So I think now all the questions have already been answered, and if still there is some question, I am available. आपके सामने स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, and since it is 31st March, I am available tomorrow also from 10 a.m. to 7 p.m. So if there is any issue with respect to this applicability of this rule, I am available till 31st March। और इवन इन केस अगर किसी का, जैसे मैंने अभी कहा भी कि अगर कोई 15 मार्च को सामान खरीद रहा है, कोई 1 मार्च को सामान खरीद रहा है, तो उसके केस में ये डेडलाइन 31st मार्च को क्रॉस भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सारी पेमेंट 31st मार्च को ही करनी है। हाँ, वो सारी पेमेंट जो 45 जिनके 45 डेज या 15 डेज निकल चुके हैं, जिनकी वो डेडलाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, उनको जरूर 31st तक पेमेंट कर देना है, यानी कि कल तक पेमेंट कर देना है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी पिछले 10-15 दिन या पिछले महीने 15 दिन के अंदर उन्होंने कोई गुड्स परचेज की है या कोई सर्विसेज ली है, उनके लिए हो सकता है कि वो डेडलाइन नेक्स्ट ईयर में जाए, तो दे कैन मेक द पेमेंट इन दैट विद इन दैट डेडलाइन ऑल्सो। तो आई होप everyone has got their question answered, and शुभम अग्रवाल जी का भी क्वेश्चन आंसर हो गया सर। एंड अनिल गुप्ता, रमाशंकर जी, हेलो सर। दीपक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। आपकी सर आवाज नहीं आ पूछना रही। चाह रहा हूँ। हाँ पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जिससे माल सब परचेज करता हूँ वो मैन्युफैक्चरर है जिससे और आप मैं परचेज ट्रेडर करते हूँ। हैं वो कौन है? जी हाँ, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ, और मैं हूँ ट्रेडर। ठीक है। ठीक है। अगर मैं 8% में जाता हूँ तो मेरे ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं है। नहीं, आप मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर तो हो गया ना एप्लीकेबल। आपको अपने मैन्युफैक्चरर को टाइमली पेमेंट करनी है अगर वो एमएसएमई है। नहीं, अगर मैं अपना इनकम टैक्स में 43 भी उसमें करवाता हूँ, 8% में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ कंपोजिशन में, हाँ हाँ तो मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर अगर मैं आप, ऑडिट करवाता हूँ तो अप्लीकेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा, ठीक है सर। क्योंकि जब ऑडिट होगी तभी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, तभी खर्चे डिसअलाउ होंगे। अगर आप सिंपली टर्नओवर का 8% 10% करके रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जी ये रूल लग ही नहीं पाएगा आपके ऊपर। जी जी, ओके, बस यही पूछना सर। थैंक यू। थैंक यू। और अनिल गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? आई होप अनिल गुप्ता जी इज अवेलेबल। शुभम अग्रवाल, ठीक है। Everything is answered. Thank you so much for joining. Thank you very much. And I hope you have enjoyed the session. And I hope कि आपके सारे questions answer हो चुके होंगे. But still, as I've said कि अगर अभी भी कोई question आपका रह गया है जो आप अभी इस platform पे नहीं पूछ पाए हैं, तो you can just have this contact number and the email ID. You can post this query. You can WhatsApp me on the same number. You can email me your query. I'll try to answer it within 24 to 48 hours. And thank you so much for joining. Thank you very much.